बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलकों में फॉर्म 45 वाला जो मामला है, इस पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अहम तरीन डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन तीनों हलकों से मुतलिक जो मामला चल रहा था, जो केसेस ज़ेर समात थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब समात कर रहे थे। केसेस को आलमोस्ट एंड तक लगा दिया गया था, फॉर्म 45 का मुवाजना तक कर दिया गया था, लेकिन लीगी रहनुमाओं की जानिब से फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे। और उल्टा ये कि वो फॉर्म 45 दें, केस को लड़ें। उन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज को ही चेंज किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इस पर कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था, इसमें भी इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो फुर्तियाँ हैं वो दिखाई जा रही हैं। और एक मरतबा फिर से भरपूर कोशिश ये है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल केसेस ना सुने। इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले पर बड़ी डेवलपमेंट आई है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन अब आमने सामने आ चुके हैं? दोनों मुकदमों के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन, इमरान खान साहब से FIA जो टीम है उन्होंने आज तफ्तीश की है। जो ट्वीट का मामला था शेख मुजीबुर रहमान की, इस तफ्तीश पर इमरान खान साहब ने कैसे लताड़ा है FIA टीम को, तफ्तीशी टीम को, और माफ़ी का मुतालबा इमरान खान साहब ने किया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से भी इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर से अहम जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। इसमें डिटेल आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक मामला गया। यानी कि पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे थे केस, इसके खिलाफ लीगी रहनुमाओं ने जब देखा कि अब तो फॉर्म 45 खुल रहे हैं और हमारा तो पता साफ़ हो जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास भागे भागे चले गए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, और इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस पर जो डेवलपमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस इशू हुए हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका, जबकि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगा। फौरी रिलीफ ना मिलने से मुराद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोकने का कहा था कि इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई ही ना करे, इसकी जो समात है वो रोकी जाए। तो इस वजह से इसको इस तरह से एंगल किया गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फौरी रिलीफ नहीं दिया। लेकिन मेन चीज़ ये है मेंटेबिलिटी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समात करार पाई है और इसमें नोटिस इशू हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन आकर इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो दे। तो फर्स्ट जो समात होती है उसमें ऐसा ही होता है और यही प्रोसीजर होता है। लेकिन चूंकि ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को एंगलिंग भी करना होता है, तो इस वजह से ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी, उसमें इस तरह से उसको एंगल किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 3 दरखास्तें थी, शुएब शाहीन की, अली बुखारी की और आमिर मुग़ल की। इन दरखास्तों पर समात की है और 11 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को भी और दीगर फरीकैन को भी। इसके साथ 11 जून को अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है कि वो भी आएँ और इसमें जो जवाब है वो जमा करवाएं। तो 11 जून इम्पॉर्टेंट दिन है जी, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी 11 जून को ही समात होने जा रही है इन्हीं हलकों से मुतल्लिक। तो एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया गया और फिर एक तरफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया गया। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैसे केस को आगे लेकर चलेगा, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि 11 जून को यहाँ से भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। समात के दौरान जी वकील की जानिब से कहा गया कि हमने तरमीमी ऑर्डीनेंस और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चैलेंज की है। ट्रिब्यूनल से इलेक्शन कमीशन केस ट्रांसफ़र करने का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इख्तियार नहीं, ये जुडिशल साइड इख्तियार है। कोई अपने अमल का खुद जज नहीं हो सकता। 2023 में तरमीम की गई कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल तैनात नहीं हो सकता। अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए कहा गया है कि रिटायर्ड जज भी ट्रिब्यूनल तैनात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर PTI ये मौक़िफ़ अपना रही है कि जो जज की तब्दीली है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, वो जुडिशल साइड पर इख्तियार है। यानी कि चीफ जस्टिस अगर करना चाहें तो वो अलहदा मामला है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो फॉर्म 45 चैलेंज होते हैं या इलेक्शन के मैटर्स चैलेंज होते हैं, वो किसके अगेंस्ट होते हैं? वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अगेंस्ट चीज़ें चैलेंज हो रही हों वो अपनी मर्ज़ी से जो जज है वो तैनात करे। तो बड़ा वैलिड पॉइंट है बिल्कुल। फॉर्म 45 इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन का मामला है वो ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से जज कैसे तैनात कर सकती है। और इससे पहले भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस तैनात हुए हैं वो भी ऐसे तो नहीं हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से तैनात किए हों। वो तो चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल बनाता है और नाम भेज देता है और इलेक्शन कमीशन फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से तैनात करेगा। तो एक तो ये पॉइंट उन्होंने रखा और फिर ये कहा जी कि 2023 में ये तरमीम की गई थी कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल का हिस्सा नहीं होंगे। तो 2023 में तरमीम की गई और अब ऑर्डिनेंस आप ले आए हैं कि रिटायर्ड जज भी होंगे, तो साफ जाहिर है बदनीयती पर मबनी ये ऑर्डिनेंस है, तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स को तब्दील नहीं होना चाहिए। तो दो बड़े वैलिड पॉइंट और अच्छे पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे। अदालत ने इस्तफसार किया अगर रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल में तैनात होना है तो क्या चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगा? क्या माजी में कानून के मुताबिक रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात होता था? वकील सज्जल स्वाति ने कहा कि जी बिल्कुल, रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनात होता है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो सवाल किया था उसका उन्होंने जवाब दिया। अब यहाँ पर मामला ये है कि जो रिटायर्ड जज अगर तैनात होगा वो चीफ जस्टिस की ही मर्ज़ी से होगा, ठीक है, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, हुकूमत उनसे क्यों मुतमईन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर रिटायर्ड जज नहीं होना, सिटिंग जज में से ही होना है, तो ऑलरेडी 6 जजिस ने जिस तरह से स्टैंड लिया हुआ है, 7 जजिस ने, तो हुकूमत तो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 7 जजेस उनके केसेस सुने, क्योंकि उनको पता है कि आईन कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, दबाव कबूल नहीं करेंगे, इन्होंने स्टैंड ले लिया हुआ है। तो ये असल में मुद्दा है। तो बहरहाल जी इस पर नोटिस जारी हो गए हैं, 11 जून को अब इस पर समात होगी। दूसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन में समात हुई है उसका हवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया और कहा गया ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है जी कि फ़ैसला महफूज कर लिया है और असल फुर्तियाँ तो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई हैं। एक तरफ लीगी रहनुमा ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको सुन नहीं रहा और बड़ी जल्दी से केस को आगे चला रहा है। अब वहाँ पर तो कोई महीना से तो ऊपर हो गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा है और वो तो बाउंड है 120 दिन के अंदर फ़ैसला करने के। और फिर आप जहाँ पर कहते हैं जी कि एक तरफा कार्रवाई का अंदेशा है, तो आपको तो मुसलसल वो बुला रहे हैं, आपको जुर्माना भी इसलिए किया है कि आप आ नहीं रहे। तो फुर्तियाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं दिखा रहा, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो असल फुर्तियाँ तो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है जी कि 2 दिन, एक तो जब ये दरख्वास्त दायर की गई 24 घंटे के अंदर समात के लिए मुकर्रर कर ली और 2 दिन के अंदर अंदर फैसला भी महफूज कर लिया। और ये कहा गया जी कि पहली समात के ऊपर जी कि अगर शुएब शाहीन साहब PTI वकील नहीं आते तो हम एक तरफा कार्रवाई कर देंगे, एक तरफ का जो फैसला वो सुना देंगे। तो असल जो सवाल उठते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अब ये फैसला महफूज कर लिया है ट्रिब्यूनल की तब्दीली का। देखें अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अव्वल तो इनके पास इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये तब्दील करें, क्योंकि ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस का है कि नाम फिर उन्होंने ही देने हैं, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो है वो अंधेर नगरी मची हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ने और बहुत अंधेर नगरियाँ मचाई हैं, तो यहाँ पर भी कोई उनसे बैद नहीं है कि वो अंधेर नगरी यहाँ पर भी ना मचाए। बहरहाल जी समात का कुछ हवाला आपके साथ शेयर करते हैं जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस पर जो समात है वो की है और शुएब शाहीन साहब जो थे वो पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए, दूसरी तरफ के भी जो वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए और मोहलत मांगी गई लेकिन मोहलत नहीं दी गई और एट द एंड दलाइल सुनने के बाद केस का जो फैसला था वो महफूज कर लिया। काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल हैं और इनमें कुछ ऐसा ख़ास है भी नहीं दलाइल के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल्स की तरफ नहीं जाते। बस इतना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया। देखें अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला सुनाता है, क्योंकि दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल के लिए वक्त दिया गया था 7 दिन का, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो वहाँ पर भी अब ये देखना है कि रजिस्ट्रार जो 6 नए जजेस हैं उनके पास केस लगाता है या नहीं लगाता, या इलेक्शन कमीशन ये जब फैसला सुनाएगा गालिबन मंडे वाले दिन तक वो फैसला सुना देगा, तो क्या वो किसी रिटायर्ड जज को तैनात करता है तो वो एक और नया फड्डा खुल जाएगा, या फिर इन्होंने चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अब सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे, तो या ये हो सकता है कि जब नए चीफ जस्टिस आ जाएँ लाहौर हाई कोर्ट के तब ये कोई एक्शन लें। और इनका ये ख्याल है कि शायद जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो इनके साथ इस तरह से नहीं चीज़ें करेंगे जिस तरह से अभी मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं, कि वो तो बिल्कुल डटे हुए हैं कि वो 6 जज जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं वही ट्रिब्यूनल में तैनात होंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि रिटायर्ड हों। तो एक तरफ तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनसे तो ये सेटिस्फाई हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस नए जो लाहौर हाई कोर्ट के होंगे
उनके हाथ में अब सारी गेम होगी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने भी वही स्टैंड ले लिया जो कि अभी जो चीफ़ जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं और वो भी डट गए जिस तरह से मौजूदा चीफ़ जस्टिस डट गए हैं, तो फिर तो हुकूमत की खैर नहीं है। फिर तो इस्लामाबाद में भी ये जो तब्दीलियाँ कर रहे हैं वो भी नहीं होने वाली। तो आइंदा के दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ये कुछ डेवलपमेंट्स आज हो चुकी हैं। इमरान खान साहब से FIA की जो टीम थी आज उन्होंने तफ्तीश की है। जो एक ट्वीट का मामला था शेख मुजीबर रहमान की जो वीडियो एक इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी, इस पर जी 16 सवालात FIA ने पूछे, इमरान खान साहब ने इन्हें जवाबात दिए। लेकिन पहले 2 मरतबा FIA टीम आई तो इमरान खान साहब ने उन्हें मना कर दिया कि मैं तफ्तीश में शामिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे जो वकील हैं वो नहीं आते, उनकी मौजूदगी में शामिल होऊंगा। तो 2 मरतबा यूं ही जाना पड़ा FIA टीम को। तीसरी मरतबा दोबारा जब टीम आई तो इमरान खान साहब के वकला भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में क्वेश्चन आंसर हुए और इमरान खान साहब ने FIA से माफ़ी का मुतालबा किया है कि आपने तो जो साइफ़र का मुकदमा मेरे पर बनाया था उस मुकदमे का देख लें क्या हुआ, हाई कोर्ट में मेरे हक़ में फ़ैसला आ गया है। तो आपने जो ये मेरे ऊपर मुकदमा बनाया जो कि साबित आप नहीं कर सके, इसकी पहले आप मुझसे माफ़ी मांगें, फिर उसके बाद ये जो ट्वीट वाला मामला है इसको चलाइएगा। फिर ट्वीट वाले मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब से पूछा गया, उनको दिखाई गई ट्वीट, तो इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर सी बात है जेल में ख़ुद तो ट्वीट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट करता है वो उनको पहले बताता है, पूछता है, फिर उसके बाद वो ट्वीट की जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है ये इजाज़त से ही हुई है ट्वीट, लेकिन जो वीडियो थी वो मैंने देखी नहीं थी, वीडियो भी मैंने मुकम्मल देखी है और अगर मैं वीडियो पहले देख लेता तो इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें इंक्लूड करवा देता। यानी कि इमरान खान साहब भी डट गए हैं उस ट्वीट के ऊपर कि बिल्कुल ठीक है ये ट्वीट की है। दीगर PTI की लीडरशिप भी डटी हुई है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो दी जाए, उसमें ऐसा क्या है उसको क्यों ना खोला जाए, उसको क्यों ना पढ़ा जाए। तो FIA को आज आड़े हाथों लिए हैं इमरान खान साहब ने। और FIA तो पहले ये बताए ना जी कि इमरान खान के ऊपर साइफ़र का जो फेक इस तरह से फेक साबित हो गया कि कुछ भी आप चीज़ प्रूव नहीं कर सके और हज़ीमत का सामना FIA को ख़ुद हुआ। तो उस मुकदमे में तो सज़ाएँ इमरान खान साहब को 10-10 साल की हो गई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो अब आप बताएं कि ये जो मुकदमा है इसका अब क्या किया जाना चाहिए, क्या इसका हर्जाना होना चाहिए? आप पहले मुझसे माफ़ी मांगें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और अहम मामले पर डेवलपमेंट हुई है। उस पर आने से पहले आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने जो मुसलसल पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, इवन के सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई तो जजिस ने भी ये कहा जी कि मुज़ाकरात कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ़ इनसे मुज़ाकरात करूँगा जो ताकतवर हैं, ऐसे नहीं होगा कि ये पॉलिटिकल जमातों से मैं मुज़ाकरात कर लूँ, और ताकतवरों से भी इस शर्त पर ही मुज़ाकरात होंगे कि जो अवामी मैंडेट है वो पहले वापस किया जाए। ये नहीं होगा कि अवामी मैंडेट जो चोरी किया हुआ ये भी उनके पास रही, चीज़ें इसी तरह से चलती रहें और आप मुझे कहें कि जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे साथ कर लें और पीछे हो जाएं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने एक मतलब फिर से जो क्लियर मैसेज है वो दे दिया है। साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, जेल में कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, जेल में हूँ, ट्वीट नहीं कर सकता, वकला को ट्वीट की हिदायत करता हूँ। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक और बड़ी खबर है जी, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने एक फ़ैसला जारी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के जेल में कमरे की तस्वीर और जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है और इमरान खान के लिए जेल में मुलाकात के लिए मुख्तस कमरे की जो तस्वीर है और मुकम्मल रिपोर्ट है वो तलब की है कि किस कमरे में इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, क्योंकि कुछ एतराज़ ये उठाए जा रहे थे कि वो बिल्कुल शीशे में बंद होता है और इमरान खान साहब से कैसे जो वकला है वो मुलाकात करें। और जब पूछा गया कि क्यों ऐसा होता है तो वो कहते हैं जी कोई मंशियात वगैरह का ख़दशा है कि वो कहीं आगे ट्रांसफ़र ना हो जाए या और कोई मसला वगैरह ना हो जाए। तो हाई कोर्ट ने अब फिर ये कहा है जी कि आप ज़रा उसकी तस्वीरें भी शेयर करें कमरे की और ये जो मुलाकात वगैरह के हवाले से जो रिपोर्ट वगैरह है ये भी आप दे दें, क्योंकि कुछ लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था जी कि हमारी तो अंदर वाला जो कमरा है उस तक हमारी ज़िम्मेदारी है, बाहर वाले कमरे की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो यूँ चीज़ों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा था। तो इस पर जैसे सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने जो है वो समात की है और दायरा इख्तियार के हवाले से भी दलाइल भी तलब कर लिए हैं और आइंदा समात पर उनसे तमाम तर रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। ये अडियाला जेल है जी जो एक तरफ रिपोर्ट देते हैं कि इमरान खान साहब को तो देखो जी ये तस्वीरें हैं इमरान खान साहब की, ये उनको कमरा दिया हुआ है और फिर बाद में इमरान खान साहब के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है और ये है और वो है, इमरान खान साहब को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके करतूत के हैं वो भी आप देख लें।
तो ऊपर से जो तस्वीरें इमरान खान साहब के कमरों की सामने भी आई हैं जहाँ पर इमरान खान साहब रह रहे हैं। एक जो मुलाकाती वाला कमरा है वो अलहदा से है, उसकी तस्वीरें और रिपोर्ट मांगी गई है। जो जहाँ पर इमरान खान साहब रह रहे हैं वो कमरा अलहदा से है, तो उसकी भी जो तस्वीरें सबके सामने आई हैं तो उस पर इनको खुद ही हजीमत का सामना करना पड़ा है कि ये इमरान खान साहब का कमरा है जहाँ पर उनको रखा गया। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, इंटरनेशनल एक ख़बर आई है कि जो बाइडन ने यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद में ताख़ीर पर माफ़ी मांग ली। तो ये बाइडन साहब हैं जी, उन्होंने जो माफ़ी है वो मांगी है। जो जंग की सूरत हाल इस वक्त चल रही है तो ताख़ीर वगैरह कुछ हुई, लेकिन माफ़ी का क्या, ताख़ीर से जो उनका नुकसान होना था वो तो हो चुका अब, और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।